हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है मानव या मनुष्य में पाचन। आइए देखते हैं कि मानव में पाचन प्रकरण के लिए पाठ योजना कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे पाठ योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्र अध्यापक या छात्राध्यापक, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम जहाँ से हमें शिक्षण कार्य करना है। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंतर्गत हम लिखेंगे कि दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि। ठीक है। उसके बाद प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण है हमारा मानव का पाचन। फिर आएगा उद्देश्य लिखने का। तो उद्देश्य दो तरह के देते हैं। एक सामान्य उद्देश्य जो कि विज्ञान विषय से रिलेटेड होता है, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण से संबंधित होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य हम 3 तरह के देंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो है मैंने 3 तरह के दिया है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य मतलब कि किस विषय का ज्ञान होना। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे ये छात्र पाचन तंत्र का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और छात्र पाचन के लिए उपस्थित विभिन्न जटिल रसों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हमारा है बोधात्मक उद्देश्य। कि बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे छात्र मनुष्य में होने वाले पाचन तंत्र को समझ सकेंगे और छात्र आहार नाल के विभिन्न भागों को समझ सकेंगे। तो ये 2 हो गया हमारा बोधात्मक उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य, जहाँ पे छात्र कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र जो है पाचन का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे और छात्र आहार नाल के विभिन्न अंगों के महत्व को समझ सकेंगे। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो इसके अंतर्गत लिखना है कि प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर, चौक, डस्टर आदि। फिर आता है नंबर पूर्व ज्ञान का। तो इसमें हम लिखते हैं कि छात्रों को प्रकरण से संबंधित सामान्य जानकारी है। तो प्रकरण आपका कुछ भी है, उसकी सामान्य जानकारी उन्हें है। ठीक है। उसके बाद हमने दे दिया प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए इस तरह से टेबल बनाएंगे, जिसको 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा लिखेंगे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन और तीसरा होता है छात्र कथन। फिर शिक्षिका प्रश्न करती है कि भूख लगने पर हम क्या करते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि भूख लगने पर हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। फिर शिक्षिका पूछती है कि भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं। यहाँ से भोजन उठाया, भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर हमने मुंह ले लिया कि मुंह के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है। तो छात्र जवाब देंगे आहार नाल या पाचन नाल में पहुँचता है। फिर हमने यहाँ से आहार नाल उठा लिया कि आहार नाल में भोजन के साथ क्या होता है। तो छात्र बताएंगे कि भोजन का पाचन होता है। फिर हमने किया कि पाचन से आप क्या समझते हैं। तो छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे। मौन हो गया यानी कि हमारा प्रकरण निकल गया। उसके बाद जो है हम इस उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत मनुष्य में पाचन प्रकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हम उसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण करेंगे। पाठ प्रस्तुतिकरण करने के लिए इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंतर्गत हम लिखेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है पाचन तंत्र के मुख्य अंग। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। छात्र क्या है, यहाँ मौन हो जाएंगे। तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि पाचन तंत्र को आहार नाल भी कहा जाता है। मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है, जिसे आहार नाल भी कहते हैं। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा या मल द्वार आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। इन सब चीजों को इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि आहार नाल है, पाचन तंत्र आहार नाल। ठीक है। इस तरह से पूरा बना के दिखा दिया कि कौन कौन से इसके पार्ट है। तो ये था पहला शिक्षण बिंदु। उसके बाद दूसरा इसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि शिक्षिका प्रश्न पूछती है कि पाचन को और क्या कहते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे, आहार नाल कहते हैं। फिर दूसरा सवाल, पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों को क्रम से लिखिए। तो ये 7 अंग जो है लाइन से लिख दिया। ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर आता है दूसरे शिक्षण बिंदु का कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार से होता है। तो छात्र जवाब, शिक्षिका प्रश्न करती है कि भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। छात्र मौन हो गए। शिक्षिका आप क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। स्पष्टीकरण में कैसे होगा वो बता रही है कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के अवयवों का पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहले भोजन कहाँ जाएगा, मुख गुहा में। तो मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना व लसलसा हो जाता है। दूसरा है ग्रास नली। लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल के ग्रसनी में
और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। तीसरा होता है अमाशय। ग्रास नली से भोजन अमाशय में आता है। यहाँ पर भोजन काफी देर तक रहता है और अमाशय की दीवारों से जठर रस का श्रावण होता है, जिसमें पाचक एंजाइम HCl श्लेष्म में पाया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और रेनिन दूध को दही में बदलता है। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। और छोटी आंत क्या कार्य करती है? अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस और अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। इस प्रकार छोटी आंत के प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। पाचन के फलस्वरूप भोजन कैसा है? तरल अवस्था में आ जाता है। तो ठीक है, तो ये सारे अंग थे जो कि भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो हमारा अग्नाशय में कौन कौन से रस हो गया? पित्त रस और अग्नाशयी रस हो गया। उसके बाद और उसमें और किस किस चीजों का पाचन होता है? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का तथा वसा का पाचन होता है। ये हमने क्या किया यहाँ पे श्याम पट्ट पे लिख के दिखा दिया। उसके बाद ये शिक्षण बिंदु खत्म हुआ तो बोधात्मक प्रश्न का नंबर आ गया। शिक्षिका प्रश्न पूछती कि जठर रस का श्रावण कहाँ होता है? तो छात्र क्या जवाब देंगे? अमाशय में होता है। फिर भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन कहाँ होता है? वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है तीसरे शिक्षण बिंदु का। तीसरा शिक्षण बिंदु है भोजन का अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिक्षेपण। तो शिक्षिका प्रश्न करती है, आप ये प्रश्न लिखिए कि भोजन के अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो छात्र क्या है यहाँ मौन हो जाएंगे। शिक्षिका क्या करेगी? स्पष्टीकरण देगी कि छोटी आंत के अंतिम भाग पर अंगुलीनुमा उभार या बिलाई पाए जाते हैं। इस भाग द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं और यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। ठीक है, अवशोषण के बाद नंबर आता है स्वांगीकरण का। तो यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं स्वांगीकरण, यहाँ स्वांगीकरण डाल सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे स्वांगीकरण हेडिंग डाल दीजिए कि अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं के द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक है, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया। साथ ही साथ इन सब चीजों को आप उधर श्यामपट्ट कार्य पे भी लिख के दिखा सकते हैं। उसके बाद तीसरा है, अब हमारा तीसरा बहिक्षेपण है। तो उसके बाद हम लिखते हैं कि अब भोजन जो है यहाँ तो पच गया, अब पचा हुआ जो भोजन नहीं पचा, अब उसकी बात हो रही है कि अब भोजन का अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में पहुंचता है, जहाँ पर जो इसके अंदर का जो पानी है, इससे अतिरिक्त पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन कैसा हो जाता है? अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है, जो कि समय समय पर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? बहिक्षेपण कहलाती है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। इससे रिलेटेड हम बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि बिलाई कहाँ पाए जाते हैं? तो बिलाई कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत के अंतिम सिरे पर पाए जाते हैं। ठीक है, और पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो पानी का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है। तो ये दोनों सवाल का जवाब दे दिया बच्चों ने। उसके बाद ये हो गया हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण हो गया। उसके बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में से तीनों ही शिक्षण बिंदु से प्रश्न पूछना होता है। तो हमने प्रश्न पूछ लिया कि पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो जो 7 अंग है वो लिख के दिखा देंगे। फिर टायलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? और तीसरा प्रश्न जठर रस कहाँ स्रावित होता है? ठीक है, उसके बाद हमने श्यामपट्ट सारांश देना है। श्यामपट्ट सारांश में हमने क्या किया कि पाचन तंत्र के मुख्य अंग जो है सारा लिख के दिखा दिया। 7 अंग है सबका, मुख, गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, अंगूदा। उसके बाद पोषण की प्रक्रिया को समझा दिया कैसे होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण। उसके बाद बहिक्षेपण, ये हमने पाचन की प्रक्रिया भी समझा दी। उसके बाद नंबर आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में हमने ले दिया कि मनुष्य को पाचन तंत्र को याद करके आना था। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। अगले लेसन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।